हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है ज्ञान जीएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आरओ एआरओ की क्लास बहुत ही जबरदस्त माहौल में हमारी चल रही है। इससे जबरदस्त आपके लिए प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता है। तो कृपया करके हमारे साथ सभी लोग बने रहें और आपको निश्चित सफलता की ओर हम लेके चलेंगे। और आज हमने आपके लिए थंबनेल भी चेंज कर दिया है, यानी कि बेस्ट थंबनेल। आपके जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, देखिएगा 2011 से लेके 2022 तक जितने भी लेटेस्ट प्रश्न पूछे गए हैं भूगोल, यानी कि भूगोल में दो प्रकार का भूगोल होता है, एक भारत का भूगोल और एक विश्व का भूगोल। ठीक है ना। आप देखिएगा, इस प्रकार से हमने प्रश्नों को आपके साथ डिस्कस करेंगे और यही प्रश्न हमारे बेस्ट बनेंगे जो आपके एग्जाम में यहाँ से पूछे ही पूछे जाएंगे। ओके, तो आप लोगों को पता है ये हमारा क्लास नंबर 5 रहने वाला है। इससे पहले हम कितने क्लास पढ़ चुके हैं, तो इससे पहले भी हम आपके 4th क्लास को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। डेली क्लास चलेगी, कोई भी दिन आपकी छुट्टी नहीं होने वाली है। तो आप सभी लोगों के सहयोग से ही क्लास चल रही है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दें इस क्लास को। ठीक है। टाइम बिल्कुल भी नहीं हमारे पास में, ज्यादा मंथ का टाइम है नहीं, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों को करने की कोशिश करेंगे। हमारा कहना है कि समथिंग हम जितने भी प्रीवियस ईयर प्रश्न आए हैं वो उनको हम आपके 40 दिन में कंप्लीट कर दें, यानी कि सभी सब्जेक्टों के प्रश्नों को। उसके बाद हम नए प्रश्नों को जो भी जैसे हम प्रकार लेके आएंगे, जैसे आपका जैसे एक देखिएगा इस प्रकार के प्रश्न जैसे होते हैं। ठीक है, इसमें आपका प्रश्न आ रहा है या नहीं आ रहा, इस प्रकार के प्रश्न देखिएगा। इस प्रकार के प्रश्नों को, इस प्रकार के हम कम से कम 100 प्रश्न पढ़ेंगे यहाँ से। कम से कम 100 प्रश्न आपके इस प्रकार के हम पढ़ेंगे। ठीक है। और आपके देखिएगा इससे पहले वाले अगर बात करें तो कुछ इस प्रकार के प्रश्न भी हम पढ़ेंगे। ठीक है। और आपका जो तीसरा सबसे गजब का टाइप इसमें जो आता है देखिएगा। ठीक है, कौन सा टाइप सबसे गजब का आ रहा है, हम इस टाइप के प्रश्न पढ़ेंगे। तो 100 यानी कि 300 प्रश्न हम इसी टाइप के पढ़ने वाले हैं और यही सबसे ज्यादा आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। और पहला प्रश्न हमारा आज का कौन सा है। ठीक है, तो पहले प्रश्न की ओर चलेंगे। तो देखिएगा बहुत सारे प्रश्न है आपके लिए। ठीक है। ए पहला प्रश्न है हमारा कि झारिया कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से राज्यों में अवस्थित है, यानी किस राज्य में अवस्थित है, ये बात हमसे पूछी गई है। तो अगर हम बात करेंगे सबसे पहले कोयला की, तो कोयला की बात करेंगे। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा इसमें देखते हैं कोयला के बारे में, हमने आपको पहले भी पढ़ा चुका है कोयले के बारे में। कोयला जो होता है हमारा 4 प्रकार का होता है। सबसे पहला जो सबसे अच्छी किस्म का जो कोयला होता है उसे हम कहते हैं एंथ्रोसाइट्स। तो ये हमारा एंथ्रोसाइट्स कोयला होता है जो सबसे अच्छी किस्म का होता है। ठीक है। उसके बाद हमारा बिटुमिन्स होता है जो दूसरी किस्म है कोयले की। कोयले की तीसरी किस्म है आपके लिग्नाइट। और चौथी किस्म है आपका पिट कोयला। तो आपके सबसे अच्छा जो किस्म का जो कोयला होता है वो होता है हमारा एंथ्रोसाइट्स कोयला, जो होता है सबसे अच्छी किस्म का होता है। और आपका जो जम्मू कश्मीर के एरिया में पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा आपको कहाँ पे मिलेगा, जम्मू कश्मीर में मिलेगा। विटामिन्स की बात करेंगे तो देखिएगा जो आपका झारिया है, यानी कि जी अगर झारिया की बात करेंगे तो झारिया कोयला क्षेत्र जो है वो आपके विटामिन्स के लिए सबसे ज्यादा उत्पादक क्षेत्र माना जाता है झारिया को। और झारिया, झा से झारिया और झा से झारखंड, तो कहां पर होगा, आपके झारखंड में होगा। और अगर पूछा जाता है यहीं पर कि किस नदी के किनारे है झारिया, तो आपको बता दें दामोदर नदी के किनारे। क्या है आपके दामोदर रिवर के किनारे है आपका झारिया। ठीक है, तो झारिया नदी के किनारे आपका, यानी कि झारिया कोयला क्षेत्र जो आपके है वो दामोदर नदी के किनारे है आपके। और दामोदर नदी को कहते हैं बंगाल का शोक। बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं, बंगाल का शोक किसे कहते हैं, तो बंगाल का शोक कहते हैं दामोदर रिवर। ठीक है, इतनी बात आप सब लोगों को अच्छे से पता हो गई होगी कि हम कहते हैं। अगर मैं बात करूं तो झारिया के बाद पश्चिम बंगाल में अगर बात करूं तो रानीगंज। पश्चिम बंगाल का कोयला क्षेत्र जो है वो आपके क्या है, रानीगंज। तो रानीगंज कोयला क्षेत्र कहां पर है, तो रानीगंज कोयला क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो ये कहां पर है, आपके पश्चिम बंगाल में है रानीगंज कोयला क्षेत्र। और अगर हम बात करेंगे आपका झारिया कोयला क्षेत्र किस खनिज के लिए, यानी कि कोयला के लिए प्रसिद्ध है आपके, और कहां पर है, तो झारखंड में है आपके। ओके,
और यही आपका बंगाल का शोक कहती है दामोदर नदी को। ओके, तो उड़ीसा में भी है आपके, और अगर छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो यहाँ पर भी है, लेकिन इतने इंपॉर्टेंट हमारे नहीं है। कोयला की बात करेंगे तो कोयला जो होता है आपकी कहाँ पर पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में। तो अवसादी चट्टानों में कोयला सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो अवसादी चट्टानों में कोयला सबसे अधिक मात्रा में पाया जाएगा। ठीक है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। आपसे पूछा जाता है कि कहां पर कोयला सबसे अधिक पाया जाता है, किन चट्टानों में पाया जाता है, तो इन सभी की भी चर्चा आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो पूरी तरह से अगर हम बात करेंगे दामोदर की, तो देखिएगा ज्योग्राफी के अंतर्गत अगर हम दामोदर की बात करेंगे तो भारत की पहली नदी घाटी परियोजना जो बनाई गई थी वो बनाई गई थी 7 जुलाई 1948 को। जो सबसे पहले नदी घाटी जो परियोजना बनाई गई थी वो किस नदी पर बनी थी? आपके दामोदर नदी पर बनी हुई थी। तो दामोदर नदी पर भारत की सबसे बड़ी परियोजना, यानी कि स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना जो बनी थी वो क्या किस नदी पर थी? आपके दामोदर नदी पर थी। वो कब बनी थी? 7 जुलाई 1948 को बनी थी। तो कोयला हमने देखा, कोयला के प्रकार देखा, कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है, इन सभी की बातें हमने आज आपसे की हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की दूसरी सबसे गहरी, देखिएगा विश्व की दूसरी सबसे गहरी, ठीक है, विश्व की दूसरी सबसे गहरी, यानी कि सबसे गहरी पूछ रहा है, वो भी क्या? दूसरी, तथा सबसे लंबी, और पूछ रहा है विश्व की सबसे लंबी बताना है। नहीं, कौन सी झील ऐसी है जो विश्व की दूसरी सबसे गहरी और आपकी सबसे लंबी झील है? ठीक है, टांगनिका झील, बैकाल झील कहां पर है? आपके रूस में है। बैकाल झील रूस में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। सुपीरियर झील की बात करेंगे तो आपके कहां पर है? कनाडा और अमेरिका की सीमा पर है। कनाडा व अमेरिका की सीमा पर है। तो इसके अगर आंसर की बात करेंगे तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर जो होगा आपका टांगनिका झील होगा। ठीक है, ये झील इसका आंसर होगा। अगर हम इस झील की बात करें कि कितने देशों से सीमा बनाती है, तो क्या आप बता सकते हैं कि टांगनिका जो झील है वो विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है और सबसे लंबी झील है, जो कितने देशों के साथ सीमा बनाती है? क्या इस बात को आप लोग बता सकते हो कि कितने देशों के साथ सीमा बनाती है? कौन सी झील आपकी? ठीक है, टांगनिका झील। तो देखिएगा टांगनिका झील जो है, प्रश्न ये भी पूछा सकता है आरओ के पेपर में, जो इसकी स्पेशलिटी है, जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं कि टांगनिका जो झील है वो किस देश से नहीं गुजरती है? किस देश से नहीं गुजरती है टांगनिका झील? तो अगर बात करें कहां से गुजरती है, तो देखिएगा सबसे पहला देश आपके जाम्बिया। ठीक है, जाम्बिया। दूसरा एक कांगो के साथ सीमा बनाती है। कांगो के बाद तंजानिया, और तंजानिया के बाद अगर बात करेंगे तो बुरुंडी से सीमा बनाती है। ठीक है, इन 4 देशों के साथ ये सीमा बनाती है आपकी। ठीक है, तो ये 4 देशों के साथ सीमा बना रही है आपकी, इसको आप याद रखिएगा, और यही इसका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, बैकाल अगर बात करेंगे कहां पर है? आपके रूस में है। और अगर सुपीरियर झील की बात करेंगे तो सुपीरियर झील को भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो सुपीरियर झील की अगर बात करेंगे तो अमेरिका व कनाडा की सीमा पर स्थित है। ठीक है, अमेरिका व कनाडा की सीमा से स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कह रहे टीटीकाका झील। तो टीटीकाका झील क्या है? आपकी बोलीविया पेरू में है, तो बिल्कुल ठीक है। यानी कि टीटीकाका झील की बात करेंगे तो बोलीविया और पेरू में स्थित है। उर्मिला झील आपकी ईरान में है। रेडियर झील आपके रूस में है। या अथाबस्का झील जो आपके है वो कनाडा में है। कौन सा आंसर सही होगा आपके? ठीक है, तो देखिएगा जो उर्मिला झील है वो आपके ईरान में है, बिल्कुल ठीक है। रेडियर झील जो है वो आपके रूस में ना होकर कहां पर है? आपके कनाडा में। कहां पर है? कनाडा में है। और अगर पूछा जाता है कि अथाबस्का झील जो है वो आपके कहां पर है? कनाडा में है। तो देखिएगा रेडियर झील जो है वो आपके कहां पर है? कनाडा में। अभी हमने पढ़ा बैकाल झील कहां पर है, तो बैकाल झील जो है वो आपके रूस में है। टांगनिका झील है वो 4 देशों के साथ सीमा बनाती है, जाम्बिया, कांगो, बुरुंडी और तंजानिया। याद रखिएगा, बिल्कुल यही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे कि तंजानिया किस देश के साथ सीमा नहीं बना रही है? आपकी जो आपकी झील है टांगनिका झील जो है वो किस देश के साथ सीमा नहीं बनाती है? ठीक है, तो इस तरह हमने देखा कि नहीं वाला यानी कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है? कनाडा में ये झील है आपकी। बोलीविया और पेरू से हमको एक चीज याद आती है जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है
एक प्रश्न बनता है आपके पेपर में कि जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है वो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। सभी लोग जानते भी होंगे कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है वो आपकी एंडीज पर्वत श्रृंखला है, जिसकी लंबाई की बात अगर करेंगे तो 7000 किलोमीटर इसकी लंबाई है। शायद ये बात सभी लोगों को पता होगी कि एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है वो 7000 किलोमीटर लंबी है। और चोटी अगर बात करेंगे विश्व की सबसे ऊंची, तो क्या आपके माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई की अगर बात करेंगे तो 8848 मीटर है, जो कि भारत के द्वारा मापी गई है, और 8850 मीटर है जो कि आपके चीन के द्वारा मापी गई है। तो नेपाल, चीन और तिब्बत की सीमा के साथ संपर्क बनाता है आपका हिमालय पर्वत, ठीक है। अब देखिएगा कि एंडीज पर्वत श्रृंखला तो एक बहुत ही फेमस प्रश्न बनता है इससे कि किस देश से नहीं गुजरती है। तो देखिएगा किस देश से नहीं गुजरती है, देखिएगा बोलीविया से गुजरती है इसकी सीमा, ठीक है। बोलीविया हो गया आपका, पेरू हो गया, इक्वेडोर, ठीक है, अर्जेंटीना से गुजरती है, अर्जेंटीना से गुजरती है, ठीक है। अर्जेंटीना के बाद चिली के साथ सीमा बनाती है, चिली के साथ कोलंबिया से सीमा बनाती है, ठीक है। तो कितने देश हो गए आपके, हो गए कंप्लीट आपके 7-6 देश। लेकिन ये सीमा जो है वो आपके कितने देशों से गुजरती है, तो देखिएगा ये 7 देशों के साथ सीमा बनाती है। कितने देशों के साथ, 7 देशों के साथ सीमा बनाती है। मैंने यहाँ पर कितने देश लिखे हैं, तो मैंने यहाँ पर देश जो लिखे हैं वो आपके लिए लिखे हैं कितने, 6। तो 7वां भाई किसको बताना है, 7वां तो फिर आप ही लोगों को बताना है ना, क्योंकि आप लोग अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। ये तो प्रश्न नहीं है ना, मैंने आपके लिए प्रश्न बनाया है। प्रश्न बनेगा कि एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है वो किस देश से नहीं गुजरती है। तो हमने आपके सामने 6 देशों को लिख दिया है, तो आपको एक देश बताना है कि वो एक देश आपको यहां पर बैठाना है कि वो कौन सा होगा। तो एक देश कौन सा होगा, क्या आप बता सकते हो उस बात को कि वो एक देश जो होगा वो कौन सा होगा, ठीक है। आप इसका आंसर हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि वो देश जो होगा वो कौन सा होगा, ठीक है। हमने आपके लिए प्रश्न बनाया था ये, करेक्ट। क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का दूसरा सबसे बृहत्तम महाद्वीप है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो कौन सा है। अगर मैं बात करूं तो विश्व में कितने महाद्वीप हैं, तो 7 महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं। और महासागरों की संख्या की बात करेंगे तो महासागर कितने हैं विश्व में, तो विश्व में आपके 5 महासागर हैं। इसमें सबसे बड़ा जो महासागर है वो आपका प्रशांत महासागर है, दूसरा सबसे बड़ा महासागर है अटलांटिक महासागर है, और तीसरा बात करेंगे तो आपका हिंद महासागर है। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा जो सबसे बड़ा हिंद महासागर है उसी का पार्ट है आपके भारत। यानी कि भारत में अगर हिंद महासागर की स्थिति की बात करेंगे, ठीक है, तो भारत में हिंद महासागर की जो स्थिति आती है वो कहां पर आती है, आपके यहां पर आती है। और हिंद महासागर को प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा जाता है, रत्नाकर कहा जाता है, ठीक है। तो हिंद महासागर, तो भारत किसका पार्ट है, भारत जो घिरा हुआ है वो किससे घिरा हुआ है, आपके हिंद महासागर से घिरा हुआ है। इसीलिए विश्व का सबसे बड़ा जो महासागर है प्रशांत है, दूसरा अटलांटिक है, और तीसरा आपका कौन सा महासागर होगा, तो हिंद महासागर होगा। इसी प्रकार विश्व में आपके 7 द्वीप हैं, जिसमें सबसे पहले आपका जो सबसे बड़ा द्वीप है उसे हम कहते हैं एशिया महाद्वीप, जो सबसे बड़ा है। उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप, आप लोगों को आंसर तो मिल ही गया होगा। फिर अगर बात करेंगे उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ठीक है, ये फिर दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। देखिएगा उत्तरी अमेरिका को पहले लिखेंगे और दक्षिणी अमेरिका को क्या लिखेंगे, बाद में लिखेंगे। ध्यान रखिएगा कि उत्तरी अमेरिका को पहले लिखेंगे और दक्षिणी अमेरिका को क्या लिखेंगे, बाद में लिखेंगे। तो एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद अगर बात करेंगे तो अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के बाद अगर बात करेंगे तो यूरोप, और यूरोप के बाद अगर बात करेंगे तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा होगा, आपका एशिया। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप होगा, जिसे हम ऑस्ट्रेलिया के नाम से जानते हैं। सॉरी, एशिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया। यानी कि विश्व का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है उसका नाम क्या है, आपके एशिया महाद्वीप है, जिसके अंतर्गत आपके 48 देश आते हैं। कितने देश आते हैं, तो 48 देशों का एक समूह है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, जिसे हम कहते हैं एशिया महाद्वीप।
और अगर बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत कितने देश आते हैं, तो अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत 54 यानी कि 54 देश आते हैं अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत। उत्तरी अमेरिका में है आपके देश, मध्य अमेरिका में है, अंटार्कटिका में है, यूरोप में है और ऑस्ट्रेलिया जो सबसे छोटा महाद्वीप है, सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, तो सबसे छोटा महाद्वीप है। एक बार जब आपके 2018 में रेलवे का जब फार्म भरा गया था, तो उसमें जो फार्म की जो संख्या थी, तो भारत की संख्या का जो, अगर बात करेंगे भारत का जो क्षेत्रफल है उसके अकॉर्डिंग ऑस्ट्रेलिया का जो क्षेत्रफल है उतने भारत में फार्म पड़े थे, इसमें रेलवे ग्रुप डी के पेपर में। ठीक है, तो वहां पर ए बी स्टेटमेंट लिखा गया था कि जो ऑस्ट्रेलिया का जो क्षेत्रफल है उसके बराबर भारत की जो जनसंख्या है ना उतना फार्म पड़ा था। यानी कि क्षेत्रफल ऑस्ट्रेलिया का और भारत की जनसंख्या जो कि रेलवे में फार्म फिल करे थी उसको क्या माना गया, इक्वल माना गया, एक प्रकार का, एक नहीं कि एकदम, इसको क्या माना गया है, बराबर माना गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात। ओके, ठीक है, तो इस तरह जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा आपका, अफ्रीका। मैंने आपको एक बात बताई थी कि आरओ की पेपर की जो स्पेशलिटी है वो पहले में नहीं है। क्या पूछता है हमेशा, वो दूसरा पूछेगा, पहले में स्पेशलिटी नहीं है, यानी कि पहले उसका क्वेश्चन पूछने का हक नहीं होता। क्या पूछता है वो पूछता है कि भैया दूसरा बताना है तुमको, क्या बताना है तुमको, दूसरा बताना है। पहला तो हम पहले से ही मालूम कर चुके थे, क्योंकि यारो कहता है कि मैं कम पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, मैं तुमको फेल करना चाहता हूं, तो मुझे कैसे पास करोगे। ठीक है, एक है मझधार की नैया चल रही है, यानी कि आपको हमेशा दूसरा पूछा जाएगा। देखिएगा पहला बहुत कम पूछा जाता है, अगर कोई करंट अफेयर से रिलेटेड कोई पॉइंट बनता है तो इसमें पहला पूछा जा सकता है, वैसे वो उसमें पहला नहीं पूछेगा, बिल्कुल नहीं पूछेगा। आपको मैंने इस प्रकार का कल भी ये क्वेश्चन कराया था, और आपको देखिएगा अभी प्रीवियस हमने क्वेश्चन कराया था, ये देखिएगा प्रीवियस क्वेश्चन भी आपके कहां पूछा है, दूसरा पूछा है। ठीक है, प्रीवियस प्रश्न भी आपसे कहां से पूछा है, दूसरा है। यानी कि वो पहले प्रश्न पे बिल्कुल बात नहीं करेगा, यानी कि बिल्कुल भी बात नहीं कर सकता पहले प्रश्न पे। कर सकता है तो सिर्फ करंट अफेयर से रिलेटेड जो पॉइंट होते हैं उस पर पहले से बात कर सकता है। कोई नियुक्ति की जा सकती है पहली बार में, किसी का उद्घाटन किया जा सकता है पहली बार में, तो सिर्फ उस पर तो चर्चा कर सकता है। लेकिन अगर बात करी जाए तो आपके इस बेस पर कभी भी चर्चा नहीं करेगा। जीके को क्वेश्चनों में हमेशा दूसरा पॉइंट करेगा। तो हम इस प्रकार से भी देखेंगे कि भारत में दूसरे नंबर पर कौन है, पहले नंबर की तो देखेंगे लेकिन दूसरे नंबर की भी हम देखेंगे, क्योंकि कभी भी वो पहली चीज की बात नहीं करेगा, हमेशा बात करेगा तो दूसरी चीज की ही बात करेगा, पहली चीज की बात वो नहीं करेगा। ठीक है, आपके सामने इसके एग्जाम्पल भी, यहां भी दूसरा पूछा गया, उस प्रश्न पे भी दूसरा पूछा गया था। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी होती है, तो भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा होगी आपकी कौन सी होगी, तो भारत में सबसे अधिक जो उपजाऊ मृदा होगी वो आपकी क्या होगी, जलोढ़ मृदा होगी। ठीक है, कौन सी मृदा सबसे अधिक उपजाऊ होगी, तो सबसे अधिक जो उपजाऊ होगी वो आपकी जलोढ़ मृदा होगी। ठीक है, और जलोढ़ की अगर बात करेंगे तो देखिएगा जलोढ़, भारत में सबसे अधिक जो मृदा पाई जाती है उसे जलोढ़ कहते हैं। और जलोढ़ जो होती है दो प्रकार की होती भी है आपके, यानी कि 43% क्षेत्र पर पाई जाती है आपकी। एक होती है नई जलोढ़ और एक होती है आपकी पुरानी। कई बार पेपर में प्रश्न भी आता है कि नई जलोढ़ किसे कहते हैं, पुरानी किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिएगा अगर हमारी मिट्टी पर पानी एक बार पहले से कोई परत जमी हुई होती है और उस पर अगर बाढ़ आ जाए, डिजास्टर कोई आ जाए, तो उसके बाद भी एक परत जम जाती है, तो जो पुरानी जो पहले की जो मिट्टी होती है उसे क्या कहते हैं, जो पुरानी मिट्टी होती है उसे क्या कहते हैं, नई मिट्टी होती है उसे क्या कहते हैं, तो नई मिट्टी जो होती है उसे कहते हैं खादर। क्या कहते हैं, उसे खादर कहते हैं। और पुरानी मिट्टी को क्या कहते हैं, तो पुरानी मिट्टी को कहते हैं बांगर। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे जलोढ़ के बाद जो मिट्टी आती है भारत में, वो क्या आती है आपकी काली मिट्टी। क्या आती है, काली मिट्टी का स्थान दूसरे नंबर पर है और एक कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी मानी जाती है। तो कपास की खेती के लिए सबसे उपयोगी मानी जाती है आपकी कौन सी मिट्टी,
आपकी काली मिट्टी जिसका विस्तार भारत में दूसरा है, तीसरे नंबर पर आपकी लाल मृदा आती है, चौथे नंबर पर आपकी लेटेराइट मृदा आती है। ठीक है, ओके, ध्यान रखिएगा। अब मेरा प्रश्न है आपसे कि काली मिट्टी को, क्या भाई, काली मिट्टी को उत्तर प्रदेश में किस नाम से जानते हैं? काली मिट्टी को उत्तर प्रदेश में किस नाम से जानते हैं? हम कहां पर रहते हैं? हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं। और उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो आप लोग क्या हमें बताओगे कमेंट्स बॉक्स में? आप बोलोगे भाई सब तो कुछ तो हमें से पूछ लोगे तो आप क्या पढ़ाओगे? बहुत सारे लोगों के मन में यही रहता है कि मुझसे कोई क्वेश्चन ना पूछा जाए, आप ही सब कुछ बता दो। तो भाई मैं तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको बताने के लिए, है ना। मेरे पास तो जितना टाइम है मैं आपको भरपूर मात्रा में आपके लिए बिल्कुल शानदार क्वेश्चनों के साथ शुरुआत करे हुआ हूं। लेकिन याद रखिएगा कि हम आपके लिए बिल्कुल शानदार जानदार क्वेश्चन हैं आपके, जो आपके पूछे गए हैं उन्हीं की चर्चा करते हैं। तो मेरा कहना यह है कि भाई आप भी तो कुछ मेहनत करिएगा। किस नाम से जानते हैं उसे? रेगुर के नाम से जानते हैं। तो उत्तर प्रदेश में काली मृदा को किस नाम से जानते हैं? तो उत्तर प्रदेश में काली मृदा को हम रेगुर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इस पे कंफ्यूजन ना होइएगा आप लोग। ठीक है, प्रश्न है हमारा कि भारत में कितने राज्य समुद्र तट के किनारे हैं? तो भारत के कितने राज्य तटीय हैं, कोस्टल हैं? तो कोस्टल प्रदेश की जो लंबाई है आपके, वो कितनी आती है? तो वह आपकी द्वीपों सहित अगर बात करेंगे तो आपके कुल मिला के 75-16.67 किलोमीटर समथिंग आपकी आती है। जिसमें सबसे लंबी जो तटरेखा है वो आपके गुजरात से लगती है। ठीक है, गुजरात से लगती है, फिर आंध्र प्रदेश से। तो सबसे लंबी तटीय रेखा की बात कर रहा हूं मैं, आंध्र प्रदेश से। फिर कह देते हैं महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद आपके तमिलनाडु से लगती है। ठीक है, तमिलनाडु के बाद देखिएगा केरल हो गया आपका, फिर आपके कर्नाटक से लगती है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, और अगर 9th पे बात करेंगे तो सबसे छोटी जो तटीय रेखा बनाती है, यानी कि सबसे छोटी जो तटीय रेखा बनती है वो गोवा के साथ बनती है, और सबसे लंबी जो तटीय रेखा बनती है वो गुजरात के साथ बनती है। तो गुजरात के साथ सबसे लंबी तटीय रेखा स्पर्श करता है भारत, और गोवा के साथ सबसे छोटी स्पर्श करता है। तो कितने राज्यों के साथ करता है? 9 राज्यों के साथ करता है। कितने राज्यों के साथ करता है? 9 राज्यों को। अगर हम भारत के मानचित्र की बात करें तो मैं इतना बड़ा मानचित्रकार नहीं हूं, लेकिन मैं बना सकता हूं आपके लिए मानचित्र। तो अगर इस प्रकार की बात करेंगे तो ये देखिएगा, ये आपका पूर्वी तट है, पूर्वी घाट है, और ये आपका क्या है? ये आपका पश्चिमी घाट है। ठीक है, ये आपका पूर्वी घाट है और ये आपका पश्चिमी घाट है। तो आप मुझको ये बात बताइएगा कि इतने राज्यों में ये पश्चिम बंगाल किस साइड पर होगा? यानी कि ये पश्चिम बंगाल किस तरफ होगा? पूर्व की तरफ होगा या पश्चिम की तरफ होगा? लेकिन इसका नाम क्या है? पश्चिम बंगाल है। तो मैं आपसे ये सिर्फ पूछना चाहता हूं कि जो पश्चिम बंगाल होगा वो किस साइड होगा? आपके पूर्वी घाट होगा या पश्चिमी घाट होगा? तो पश्चिम बंगाल उसका नाम है, लेकिन आपके किस साइड पर होगा? पश्चिम बंगाल आपकी पूर्वी घाट का हिस्सा है, ना कि पश्चिमी घाट का। तो पश्चिम बंगाल आपके किस साइड पर होगा? पूर्वी घाट पर होगा। ठीक है, और भी अगर प्रश्न पूछा जाता है तो देखिएगा, ये क्षेत्र आपके क्या है? कोस्टल प्रदेश है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से जो कहानी आपके चल रही है, ये क्या चल रहा है? तटीय क्षेत्र चल रहा है। तो तटीय क्षेत्र पर सबसे अधिक जैव विविधता भी होती होगी, यानी कि बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा यहाँ पर होती होगी। तो बायोडाइवर्सिटी अगर सबसे ज्यादा यहाँ पर है तो एक बात समझ लीजिएगा कि सबसे ज्यादा अगर जैव विविधता यहाँ पर है तो पश्चिमी घाट में सबसे अधिक जैव विविधता होती है या पूर्वी घाट में? ये मैं आपके लिए स्टेटमेंट प्रश्न बना रहा हूँ और आगे आपको मिलेगा भी। जितने प्रश्न मैं आपको अभी बनाऊंगा कुछ इस वीक में, वो सभी प्रश्न आपको आगे मिलेंगे। तो आपको एक तो अनुभव हो जाएगा यहाँ से कि जितना भी हमने आज तक पढ़ा है ना, यहाँ पर जितना भी हमने इन 5-6-7 वीडियो में एक वीक में जो हमने यहाँ पर पढ़ा है, यानी कि 6 क्लासें आपकी रहेंगी, तो जो भी हमने एक वीक में पढ़ा है उसके क्या अगले क्वेश्चन क्या हमारे बिल्कुल एज इट इज बनते हैं? तो बिल्कुल बनेंगे।
बिल्कुल 100% बनेंगे। तो देखिएगा 120 क्वेश्चन पढ़ने के बाद में अगले हम कम से कम 72 720 प्रश्न आपके इन्हीं प्रश्नों से बनेंगे और वही प्रश्न हमारे पेपर में पूछे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहां से अगर बात करेंगे तो पश्चिम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। तो जैव विविधता किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा होगी? पश्चिमी घाट में सबसे ज्यादा होगी या पूर्वी घाट में सबसे ज्यादा होगी? तो एक स्टेटमेंट लिख के आएगा कि पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट में जैव विविधता क्या अधिक होती है, या कह सकता है कि पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट में जैव विविधता बायोडायवर्सिटी अधिक होती है। क्या सुना आप लोगों ने कि ओवरऑल एक याद करना है कि भाई कहां पर सबसे ज्यादा होती है? तो देखिएगा पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट में जैव विविधता क्या होती है? अधिक होती है। तो पश्चिमी घाट में कैसी हो गई आपके? कम हो गई। ठीक है, पश्चिमी घाट में आपके कैसी हो गई? तो पश्चिमी घाट में पूरी तरह से क्या हो गई? कम हो गई। और बात करी हमने 9 राज्यों की, तो 9 राज्य आपके सामने भी हैं और आपको पता भी होंगे 9 राज्य हमारे कौन कौन से हैं। ठीक है, ओके, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला है कि कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? कौन सी नदी ऐसी है जो उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? सबको पता है कि उड़ीसा का शोक जो है किसको कहते हैं? तो उड़ीसा का शोक हम महानदी को कहते हैं। और महानदी जो है वो अपना क्या करती है? उड़ीसा में डेल्टा बनाती है। नर्मदा और ताप्ती जो है वो आपके डेल्टा ना बनाकर क्या बनाती हैं? एस्चुरी का निर्माण करती है। इसका निर्माण करती हैं, तो आपके ऐश्वर्य का निर्माण करती हैं नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती जो है वो आपके ऐश्वर्य का निर्माण करती हैं। और गोदावरी की बात तो हम पहले भी कर चुके हैं। प्रादीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, या कह सकते हैं लंबी नदी। ठीक है, तो प्रादीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, लंबाई आप लोगों को बिल्कुल मैं रटंत करा दूंगा, यानी कि रटवा दूंगा, है ना। कहते नहीं है रटंत विद्या आपको फल नहीं देती है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि रटंत विद्या कैसे फल होती है। यहां पर समझो और घर पे जाके उसको रटो। यहां पर समझो यानी कि मैं आपको पूरी तरह से समझा रहा हूं, उसके बाद आपको रटना ही रटना है। अगर ये आप नोट्स प्रिपेयर करते हैं तो आपको एक मैं बात जरूर ध्यान दिलवाऊंगा कि अगर हम यहाँ पर आपकी 1 घंटे 15 मिनट 20 मिनट की क्लास को करते हैं तो आपको ये नोट्स पढ़ने में बिल्कुल 15 मिनट लगेंगे। आप हमारे सब्जेक्ट को बिल्कुल एक साइड से रख दें कि हमको सिर्फ इतनी तैयारी करनी है और आप कुछ भी तैयारी करें। ठीक है, तो 15 से 20 मिनट 30 मिनट आप लोग जब भी क्लास हमारी 4 बजे हो तो उससे पहले क्या करें, एक बार इस क्लास को देख जरूर ले आप लोग। ठीक है, ओके। तो उड़ीसा में महानदी क्या करती है? डेल्टा अपना बनाती है। अच्छा, एक प्रश्न मैं और यहाँ पर बता रहा हूं आप लोगों को। एक परियोजना है जो कि सिंचाई की सबसे बड़ी परियोजना है आपकी जायकवाड़ी। तो जायकवाड़ी सिंचाई परियोजना जो भारत में सबसे बड़ी सिंचाई की परियोजना है, जिसे हम नाम दिया हमने जायकवाड़ी का। और एक परियोजना जो है वो आपके किस नदी पर है? एक प्रश्न आपके पेपर में बन सकता है। तो आपके किस नदी पर है? गोदावरी नदी। कहां से निकलती है? तो नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है आपकी गोदावरी नदी। और इसी पर भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना बनी हुई है, जिसे हम कहते हैं जायकवाड़ी सिंचाई परियोजना। ठीक है, तो जायकवाड़ी सिंचाई परियोजना भी आपके यहीं पर बनी हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची, ठीक है, कौन सा राज्य ऐसा है जो इलायची के उत्पादन के लिए नहीं पहचान रखता है? तो इलायची के उत्पादन के लिए पहचान ना रखने वाला जो राज्य है वो कौन सा है? भाई केरल को क्या कहते हैं? मसालों का बागान कहते हैं। तो केरल में तो होती होगी आपकी इलायची, मसालों का बागान कहते हैं, या कह सकते हैं बगीचा कहते हैं मसालों का। कर्नाटक में आप सभी लोगों को पता है कि सबसे ज्यादा जो पाई जाती है वो क्या? आपकी कॉफी। और कॉफी में एक पदार्थ होता है जिसे हम कहते हैं कैफीन। ये क्या होता है? निशैला, ठीक है, नशीला पदार्थ होता है। तमिलनाडु में आपके सबसे ज्यादा नारियल का उत्पादन हो रहा है। ठीक है, नारियल का उत्पादन कहां पर हो रहा है? आपके तमिलनाडु में हो रहा है। तो देखिएगा कौन सा राज्य ऐसा है कि आपके इलायची में संबंध नहीं रखता है? तो आपका उड़ीसा जो है वो आपके इलायची में संबंध नहीं रखता। ठीक है, इलायची में अपनी पहचान नहीं रखता है उड़ीसा। ठीक है, याद रखिएगा।
उड़ीसा में दूर दूर तक कहीं इलायची नहीं होती, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, और सबसे ज्यादा केरल में है, केरल के बाद कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद कहां पर आपके तमिलनाडु में होती है। कह रहे हैं साधारणतः ओरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है, लेकिन किसके खेत में पाया जाता है, ये पूछा गया है प्रश्न आपसे। ठीक है, तंबाकू के खेत में, चना के खेत में, धान के खेत में, या गेहूं के खेत में। ठीक है, तो इसका जो ठीक आंसर होगा, ओरोबैंकी जो आपके है वो आपके तंबाकू से संबंधित। किससे संबंधित है, आपके तंबाकू से। अगर मैं बात करूं तंबाकू की, कुछ नशीले पदार्थ हमारे होते हैं जिसमें सबसे नंबर 1 पर आपके तंबाकू आता है। तंबाकू में जो नशीला पदार्थ होता है वो होती है निकोटीन। क्या होती है, आपकी निकोटीन होती है। ठीक है, तो तंबाकू में नशीला पदार्थ क्या होगा, निकोटीन होगी। तो इसका तो आंसर हो गया हमारा। उसके बाद देखिएगा, अभी हमने पढ़ा था कॉफी। कॉफी में एक पदार्थ होता है जिसे हम कहते हैं कैफीन। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहां से, कॉफी में कैफीन हो गया। चाय की अगर बात करेंगे तो चाय में एक अम्ल होता है जिसे कहते हैं टेनिन अम्ल। ठीक है, इसे कहते हैं हम टेनिन अम्ल। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे, इस प्रकार की बात अगर करेंगे तो देखिएगा, एक आपका और भी होता है जैसे अफीम। अफीम क्या है, नशीला पदार्थ जिसमें होता है आपके मॉर्फिन। ये डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं। अफीम का को कहां से निकाला जाता है, तो पोस्ता से निकाला जाता है। तो पोस्ता से अफीम को निकाला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है, तो धान के खेत से CH4 निकलती है। तो मीथेन गैस जो है वो पशुपालन उद्योग से धान के खेत से कौन सी गैस निकलेगी, तो CH4 गैस निकलेगी धान के खेत से। कह रहे बंबई की मीठी झील या मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है। तो पूछ रहा है कि बंबई की जो मीठी नदी है वो किस झील से निकलती है। तुलसी झील, ये भी आपके महाराष्ट्र में है। बिहार झील, ये भी आपके इसी साइड में है। तो बंबई की मीठी नदी जो है वो किस झील से निकलती है, तुलसी झील नहीं, आपके महाराष्ट्र में है, लेकिन इससे निकलती नहीं है। किस झील से निकलती है, तो आपकी देखिएगा मीठे पानी की है, आपकी पोबई झील से निकलती है। ठीक है, इतना सा ही प्रश्न बहुत है इसके लिए, कहां से निकलती है, आपके पोबई झील से निकलती है। ठीक है, आपके लिए वीडियो लगातार जारी है, तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कृपया पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यही आपका उद्देश्य है और यही आपको बनाएगा RO रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के पोस्ट पर आपका सिलेक्शन कराएगा ज्ञान GS। ओके, तो देखते हैं। और एक आपके लिए लिखा हुआ है, सभी लोग, आप लोग समझदार हो तो कृपया करके चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब भी कर ले। अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। सबसे प्यारे प्रश्न प्यारे भाई बहन किसके, RO के, रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के। भाई पात्रलू, तापीय है, ऊर्जा तो बिल्कुल सही है। झाकरी, जल विद्युत ऊर्जा है, बिल्कुल सही है। कल्पक्कम आपकी नाभिकीय ऊर्जा है, ये भी बिल्कुल ठीक है। सुमेलित नहीं होगा फिर कोराव क्या है आपका, कोयला क्षेत्र है। पवन नहीं है, क्या है आपका, कोयला क्षेत्र। ठीक है, क्या होगा आपका, कोयला क्षेत्र होगा। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न बहुत ही जल्दी हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूं मैं, जैसे तिस्ता। तिस्ता जो पावर प्लांट है वो आपके कहां पर है, ये आपको पता होना चाहिए। वो कहां पर है, आपके सिक्किम में। ठीक है, उसके बाद अगर मैं पूछूं गोरखपुर क्या है, तो गोरखपुर आपके नाभिकीय ऊर्जा यानी कि नाभिकीय रिएक्टर से संबंधित है, आपके कहां पर है, हरियाणा में। उत्तर प्रदेश में ना चले आना तो गोरखपुर को लेके। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में ये प्रश्न आपके आएंगे, बिल्कुल आएंगे, इनको कोई रोकने वाला नहीं है। तिस्ता अभी हाल ही में बना है। ठीक है, उससे पहले एक तपोवन बना था जिसपे बाढ़ आ गई थी, कहां पर है, आपके उत्तराखंड में है। ठीक है, कहां पर है, उत्तराखंड में है। ऐसे ही जो पुराने हैं आपके, जैसे कैगा हो गया आपका, का से कैगा, का से कर्नाटक। भारत का पहला कौन सा, तारापुर।
तो तारापुर कहाँ आपके महाराष्ट्र में, ठीक है। नरौरा कहाँ आपके उत्तर प्रदेश में, कहाँ पर आपके उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। तो याद रखिएगा इन चीजों को, ठीक है, कहाँ पर है आपके उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, क्या अद्भुत प्रश्न है, एकदम बिल्कुल अद्भुत प्रश्न, यानी कि कैटरीना कैफ की तरह एक प्रश्न है। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा, ये आप लोगों के लिए है, आप लोग बने हुए हैं ना हमारे साथ, इसलिए आप बताइएगा। एकदम मस्त प्रश्न है ना, कितना खतरनाक प्रश्न है, आप लोग बताइएगा क्या होगा। लो मैं आपको साइड दे देता हूं, ठीक है, आप इस पर टाइम ले लीजिएगा, लेकिन आप इसको बताइएगा जरूर कि भाई कौन सा प्रश्न इसका सही होगा, ठीक है। ठीक है, आप देखिएगा कि एक सूची को दूसरी सूची से सुमेल करना है। अगर आपको एक ठीक लगता है तो आपके सभी ठीक हो जाएंगे, इस बात को आपको कसम है। अगर आप इसमें एक भी आप जानते होंगे तो शायद आप बिल्कुल ठीक कर देंगे। मैं मानता हूं कि मैं जानता हूं कि कोणधारी बन जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके चीड़ होते हैं। कोणधारी जो बन होते हैं वो आपके क्या होते हैं, तो वो आपके चीड़ होते हैं। इस बात को आप सुनिएगा, ठीक है, क्या होते हैं आपके, वो होते हैं आपके चीड़, ठीक है। कोणधारी वन जो होते हैं वो आपके चीड़ होते हैं। तो देखिएगा फोर्थ नंबर का टू, अब फोर्थ नंबर का टू मैंने आपको बताया, तो देखिएगा फोर्थ नंबर का टू सिर्फ इसी में आता है। फोर्थ नंबर का जो टू है वो ऑप्शन नंबर सिर्फ ए ही में मैच करता है। देखिएगा ए, देखिएगा ए वाला, है ना, अच्छे से देखिएगा आप लोग, ए वाला देखिएगा, ए वाला सीन, ठीक है, इसको देखिएगा, ठीक है। इसको आपने देख लिया तो हमने लगा दिया। अगर आपको एक भी पता है तब, भूमध्य सागरीय की बात करेंगे तो अब तो हम तुक्के लगाएंगे ना, अब तो हमने देख लिया, अब तो हम देख चुके ना, मानसूनी, सागौन, विस्पति वन जो होते हैं वो कौन होते हैं आपके, मोहगनी होते हैं, ठीक है, मिल गया ना। अगर ऐसे प्रश्न सबसे सरल भी होते हैं और सबसे टफ भी होते हैं, अगर आपका एक प्रश्न ठीक ठाक बन गया, अगर एक प्रश्न आपने अच्छे से बना दिया तो सही बता रहे हैं, बिल्कुल 100% आपका क्वेश्चन जो होगा ना सॉल्व होगा। जैसे ए हो गया, ये आपका ए वाला हो गया, ठीक है। इस वाले में भी सेम इसी प्रकार का आपका झमेला है, ठीक है, और उसमें भी आपका है, तो आप याद रखिएगा, ठीक है। आपके प्रश्न, निम्नलिखित देशों में कौन सा मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है। लो भाई, अभी हमने उत्तरी अमेरिका पढ़ा, दक्षिणी अमेरिका पढ़ा, अब आ गया मेरे पास में मध्य अमेरिका। तो मध्य अमेरिका देखिएगा कौन सा है, पनामा है, बिल्कुल है, सियारा लियोन है, बिल्कुल है, हंडुरास बिल्कुल है, ग्वाटेमाला बिल्कुल है। तो भाई फिर है कौन सा नहीं, इसमें तो ये पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, तो बताइए कौन सा नहीं है, आप लोग बता सकते हैं क्या। इसमें मैं कह सकता हूं कि सियोरा लियोन जो है वो आपके नहीं है, ठीक है। तो देखिएगा पनामा हो गया, हंडुरास हो गया, ग्वाटेमाला हो गया, और इसका जो सबसे बड़ा जो देश है वो है आपका निकारागुआ। क्या है आपके, निकारागुआ, जो सबसे बड़ा देश है। इस जो मध्य अमेरिका का जो सबसे बड़ा देश है उसे कहते हैं निकारागुआ। तो निकारागुआ जो है वो सबसे बड़ा देश है आपके, ठीक है, कहां पर है, सबसे बड़ा देश है। उसके बाद आपके एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, ए वाला देश भी पाया जाता है, और ए वाला देश भी है, और ए वाला देश भी है। कितने हो गए आपके, टोटल चार देश हो गए। उसके बाद एक देश है आपका बेलिज, ये आपके मध्य अमेरिका में स्थित है। उसके बाद जो देश आता है वो है कोस्टरिका, कोस्टरिका, और एक देश आता है हमारा अल सल्वाडोर, अल सल्वाडोर। ये देखिएगा चार ये देश हो गए, तीन ये देश हो गए, तो कितने देश आते हैं मध्य अमेरिका में, तो सात देश आते हैं। इसमें सबसे बड़ा जो देश है वो आपका क्या है, तो सबसे बड़ा देश आपका निकारागुआ है। क्या आप लोग बता सकते हो कि जितने भी देश लिखे हैं क्या सबकी कैपिटल करेंसी आपको याद है। अगर भाई नहीं याद है तो आप एग्जाम में 2 नंबर पक्के करिएगा, और बिल्कुल आप कैपिटल और करेंसी से जूझिएगा नहीं, आप याद करिएगा कैपिटल और करेंसी को। अगर आपको याद नहीं होती तो आप फोन के स्क्रीनशॉट लेके अपने फोन के विजिट यानी कि
पहले आपके डिस्प्ले पर लगा लें और आप उससे, क्योंकि फोन जो है ना आजकल के युवा कम से कम 1000 बार तो खोल ही लेते होंगे, 1000 बार तो नहीं लेकिन 10 से 20 बार तो खोल ही लेते होंगे दिन में। लॉक है ना, अब कोई दिख गया आपको तो और अच्छे से खोल लिए, है ना। अब बड़ा अच्छा सा फोन है, वन प्लस का फोन हो गया, आईफोन हो गया, तो भाई गए कहीं पर घूमने कहीं पार्टी में तो 10 बार और निकाले जेब से, अब पता चला कि लाओ खोल ले इस फोन को, है ना। मेरे पास तो ये फोन है, देखिएगा, ठीक है। ऐसे निकाला और ऐसे आपने खोल लिया कि भाई देखो, है ना, और फिर से रख लिया, है ना। ये आप लोग तो जितनी बार निकालोगे ना तो एक एक राजधानी लगाइएगा और एक एक राजधानी देखिएगा, अगर आप निकालोगे तो आपको अनुभव भी होगा कि एक दिन में हमने सबकी सब कैपिटल याद कर ली, इतनी बार फोन एक व्यक्ति निकालता है ना। तो याद रखिएगा इस बात को, ठीक है, अच्छे से। चलिए, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा इटली में अवस्थित है? तो इटली में कौन सा पर्वत स्थित है, ये पूछा गया है। AP9, पेनिर्ज, दाना, रिका अल्पास या जूरा पर्वत। तो कौन सा पर्वत है जो आपके स्थित है, ठीक है। आप देखिएगा जो पेनिर्ज पर्वत है ये आपके फ्रांस व स्पेन के साथ सीमा बनाता है, फ्रांस व स्पेन के साथ सीमा बनाता है, याद रखिएगा। इसकी अगर बात करेंगे किसके साथ सीमा बनाता है तो देखिएगा अल्बानिया, अल्बानिया और क्रोएशिया के साथ सीमा बनाता है, ठीक है। और जूरा की बात करेंगे तो फ्रांस और स्विट्जरलैंड के साथ सीमा बनाता है, ठीक है, स्विट्जरलैंड के साथ सीमा बनाता है। और ये जो आपका स्थित है वो क्या है, AP9 में स्थित है, ठीक है। कहां पर स्थित है आपके, AP9 में। इटली में, संपूर्ण इटली में ही आपके स्थित है। इटली की कैपिटल क्या है, रोम, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित में से भौगोलिकीय शैलकिरणों में किसमें लौह अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है? तो किसमें लौह अयस्क का समृद्ध भंडार जो पाया जाता है वो कहां पर पाया जाता है, आपके गोंडवाना लैंड में तो आपके कोयला पाया जाता है। कोयला की बात अभी हमने करी थी, तो कोयला क्षेत्र जो है वो अभी हमने देखा था, ठीक है, कोयले क्षेत्र को। और ये जो गोंडवाना है इसमें कम से कम भारत का 90 से 98% कोयला यहीं पर पाया जाता है, आपके गोंडवाना लैंड में। और जो धारवाड़ की जो किरम की चट्टाने हैं ये आपके, ठीक है, ये आपके दो साइडों में पड़ती है, एक तो कर्नाटक अरावली पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत पड़ती है, तो यहीं पर सबसे अधिक आपके लौह अयस्क के भंडार पाए जाते हैं, ठीक है। कहां पर पाए जाएंगे, यहीं पर सबसे अधिक लौह अयस्क के भंडार पाए जाते हैं। इस प्रश्न को हमने शायद पहले भी कहीं ना कहीं देखा था इसी क्रम में, ठीक है। अगला है कि जो शुष्क क्षेत्र होता है दशा किसको संदर्भित करती है, ठीक है। निम्न ताप से करती है, निम्न आर्द्रता से करती है, उच्च वाष्पन से करती है या अति उच्च तापमान से करती है। तो किससे करती है, ध्यान रखिएगा, आप बताइएगा इस बात को, ठीक है। अब देखिएगा एक होता है हमारे पास में शुष्क बर्फ, क्या होता है हमारे पास में, शुष्क बर्फ। तो शुष्क बर्फ किससे कहते हैं, तो शुष्क बर्फ कहते हैं CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम शुष्क बर्फ कहते हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर हम इसमें बात करें तो ये किसको मापता है, निम्न आर्द्रता को मापता है, ठीक है। किससे मापता है, तो निम्न आर्द्रता से मापता है। आर्द्रता का मतलब आपके होता है नमी, नमी बोले या हम आर्द्रता बोले, बात एक ही है। तो आर्द्रता जो मापने वाला यंत्र है, आर्द्रता मापने का यंत्र, तो आर्द्रता मापने का जो यंत्र है उसे हम कहते हैं हाइग्रोमीटर। क्या कहते हैं उसे हम, तो उसे हम कहते हैं हाइग्रोमीटर। आर्द्रता मापी जो यंत्र है उसे हम कहते हैं हाइग्रोमीटर। और इसी का एक जुड़वा भाई होता है जो थोड़ा सा कंफ्यूज करता है आप लोगों को, जिसे हम कहते हैं हाइड्रो, क्या कहते हैं, हाइड्रोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई इसको, तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोमीटर। और इसको हम क्या कहते हैं, तो नमी जो आपके चलती है इसको हम कहते हैं हाइग्रोमीटर। क्या कहते हैं इसको, तो इसको कहते हैं हाइग्रोमीटर और इसको हम कहते हैं हाइड्रोमीटर।
ठीक है। तो जो शुष्क जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है आपका CO2, यानी कि बर्फ से संबंधित होता है, आपकी नमी वाला है। ठीक है, याद रखिएगा। कह रहे हैं हजीरा बीजापुर। अच्छा, ये बोल रहे हो कि इससे हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं, तो हाइड्रोमीटर से भाई क्या मापते हैं, घनत्व को मापते हैं। क्या मापते हैं, डेंसिटी को मापते हैं। ठीक है, डेंसिटी को मापते हैं। ओके, क्या मापते हैं, डेंसिटी को मापते हैं। ठीक है, कह रहे हैं हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण द्वारा निर्मित की गई थी, किस प्राधिकरण के द्वारा निर्मित की गई थी बताइएगा। ठीक है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कंपनी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। मैं तुक्का लगा देता हूं इस प्रश्न में और यही आंसर इसका ठीक होगा, बाकी मुझे पसंद नहीं आ रहा। ठीक है, इसकी बात सिर्फ इतनी सी होगी, यही प्रश्न सही होगा, बाकी कोई भी प्रश्न सही आंसर नहीं होगा, क्योंकि और शायद आपने इसको सिर्फ देखा होगा, बाकी इनके तो नाम भी अभी आपने नहीं सुने होंगे। ठीक है, ओके, या तो हम इसको लगाते हैं, इसको लगाते तो हम तुक्का लगा के एकदम बिल्कुल ठीक कर दे रहे हैं इस प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन एक जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनः जीवन मिशन के अंतर्गत आती है। यानी कि प्रश्न इतना है कि जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय पुनर्जीवन मिशन के अंतर्गत नहीं आती है, यानी कि नहीं पर क्रेज करेगा। तो आपको ये तो पता है कि भाई ये तो नहीं पर ही क्रेज करता है, कभी हाँ कहता ही नहीं है। इसका मतलब आपको मैं ठीक से समझाऊं ना कि ये नहीं क्यों कहता है ना। समझदार हो आप लोग, इसलिए आप लोगों के चेहरे पे हंसी आ गई है ना। मेरे भी चेहरे पे हंसी आ गई, भाई मैं भी तो समझदार हूं ना। अगर आप समझदार हो तो मैं भी तो हो सकता हूं ना। रीजनिंग लगा दी क्या कि वो समझदार हैं तो वो समझदार नहीं है, तो ये बात नहीं चलेगी ना। समझदार तो सभी लोग हैं ना एकदम, राइट। तो सभी के पास एकदम नॉलेज है, तो सभी एक सिस्टमैटिकल सही है। तो नहीं 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 कौन करता है कि एक काम नहीं करना है, एक काम नहीं करना है ना। कौन करता है, ये समझदार हो बाकी सब लोग। ठीक है, हम बात करते हैं क्वेश्चन की। इसे 2005 में शुरू किया गया था, बिल्कुल। ये 10 वर्षीय कार्यक्रम है। 10 वर्षीय का कोई स्टेटस नहीं बना, तो यही फिर गलत है, क्योंकि ये 10 वर्षीय नहीं है, ये हमेशा के लिए चालू किया गया था। ये शहरी जीवन में गुणवत्ता को लिए बढ़ाने के लिए बिल्कुल समावेशी विकास है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट कर रहा है, तो बिल्कुल कर रहा है, समावेशी विकास भी कर रहा है। कह रहा है छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, यानी कि छत्तीसगढ़ की जो सीमा है वो किस राज्य से नहीं लगती है, प्रश्न ये है। तो छत्तीसगढ़ की सीमा जो है वो किस राज्य से नहीं लगती, बताइएगा आप लोग क्या होगा इसका आंसर, कि भाई छत्तीसगढ़ की जो सीमा है वो किस राज्य से नहीं लगती है। तो सीमा तो चली गई है, अब हम बात करेंगे इस सीमा की। ठीक है, तो ये सीमा जो है वो किस शहर से नहीं लगती है, तो चलिए देखते हैं। छत्तीसगढ़, थोड़ी सी आपको इस प्रश्न की डिटेल चर्चा कराते हैं और चलते हैं डिटेल चर्चा की ओर। ठीक है, डिटेल चर्चा है कि एक छतरी ले आओ और भाई 9 उस्तरा ले आओ। एक छतरी 9 उस्तरा और 15 झाड़, कहां बैठेंगे, झाड़ियों में बैठेंगे। कहां बैठेंगे, झाड़ में बैठेंगे। तो एक छतरी 9 उस्तरा 15 झाड़, एक छतरी 9 उस्तरा 15 झाड़। छतरी मतलब छत्तीसगढ़ चलेंगे। कहां पर चलेंगे, छत्तीसगढ़ चलेंगे। डिटेल बता रहा हूं मैं आपको, समझिएगा। उससे भाई उत्तरांचल चलेंगे, लेकिन अब उत्तराखंड हो गया है। अब कहाँ चलेंगे, उत्तराखंड चलेंगे। और उसके बाद कहाँ चलेंगे, उसके बाद भाई झारखंड चलेंगे। जब कुछ हमारे पास नहीं बचेगा तब हम वहां पर चलेंगे, कहाँ, झारखंड में। ठीक है, कहां पर चलेंगे, झारखंड। तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश से कटकर कौन सा बना, मध्य प्रदेश से कटकर कौन सा बना, बिहार से कटकर कौन सा बना। तो देखिएगा, अब चलिए आगे चलते हैं। किसको किसको आगे चलना है, तो मुझे लगता है सभी को चलना है। तो 1 नवंबर को मध्य प्रदेश से कट होकर बना। कहां से कट होकर बना, आपके मध्य प्रदेश यानी कि MP से। कहां से कट होकर बना, तो भाई कहां से कट कर दिए गए तुम, हम कट कर दिए गए उत्तर प्रदेश यानी कि UP से, और हम कट कर दिए गए बिहार से। कहां से कट कर दिए गए, ये कट कर दिए गए बिहार से। तो देखिएगा, भारत में जब ये राज्य बने थे
तब भारत में कुल मिलाकर जो राज्यों की संख्या हो गई थी वो 28 हो गई थी। और 29वां राज्य अभी कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले बना था 2 जून 2014 को, जिसे हम कहते हैं तेलंगाना। यहां लिख लेते हैं 2 जून 2014 को जो राज्य बना था उसे हम कहते हैं तेलंगाना। ठीक है, आपको एक एक प्रश्न याद हो जाएगा, बिल्कुल आप बस बने रहिएगा। तब ये राज्य जो गिना जाता था ये 29वें नंबर का राज्य गिना जाता था। किस नंबर का राज्य गिना जाता था? 29वें नंबर का राज्य गिना जाता था। लेकिन ये जो राज्य थे, ये देखिएगा, ये 26वें नंबर का था, ये 27वें नंबर का राज्य था, और ये आपके 28वें नंबर का राज्य था। सभी को समझ में आ रहा होगा, ये 28वें नंबर का राज्य था। ठीक है, अब लेकिन भारत में फिर से 28 राज्य हो गए हैं और केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। तो इस प्रश्न को नहीं बनता कि भारत का 24वां राज्य कौन सा है, 25वां राज्य कौन सा है, 27वां राज्य कौन सा है। ये प्रश्न आपके पेपर में आना पॉसिबल नहीं बनता है। ये बन सकता है कि किसको कट करके बनाया गया, तो एमपी को कट करके बनाया गया, उत्तराखंड को कट करके बनाया गया, बिहार को कट करके बनाया गया, झारखंड। ठीक है, तो ये आपके एक छतरी 9 अस्त्रा लेके झाड़ियों में चलेंगे। कहां चलेंगे? छत्तीसगढ़ नहीं, आपके झारखंड चलेंगे। अब सीमा चल रही है, अब भाई सीमा के पास चलते हैं। तो सीमा हमने देख ली, तो सीमा कुछ इस प्रकार से बना लेते हैं। मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही कि किसी भी देश की सीमाओं का जो निर्धारण है वो हम कंप्लीट किससे कर सकते हैं, यानी कि सीमाओं का जो निर्धारण है वो हम कर सकते हैं, 4 दिशाओं से कंप्लीट नहीं कर सकते। उसके लिए हमें 8 दिशाओं की आवश्यकता होती है। कितनी दिशाओं की आवश्यकता होती है? 8 दिशाओं की आवश्यकता होती है। ठीक है, कितनी दिशाओं की आवश्यकता होती है? 8 दिशाओं की आवश्यकता होती है उसके लिए। ठीक है, कितनी दिशाओं की आवश्यकता होगी? तो 8 दिशाओं की आपकी आवश्यकता होगी। तो कितने देशों से लगती है? तो हमने आपको बताया कि किसी भी देश की सीमा को निर्धारण करने के लिए हमें कितनी दिशाओं की आवश्यकता होती है? 8 दिशाओं की आवश्यकता होती है। तो भाई देखिएगा कितने कितनों से लगेगी आपकी सीमा। तो देखिएगा उत्तर दिशा आपकी है, तो कहां से लगेगी? उत्तर प्रदेश से लगेगी। और उत्तर प्रदेश के साथ में आपके एमपी को स्पर्श करेगी। तो देखिएगा ए दक्षिण, ए उत्तर है, ए आपके पश्चिम है, तो उत्तर पश्चिम आपके किससे लगेगी? ठीक है, मध्य प्रदेश से लगेगी। उसके बाद इस दिशा में आपके झारखंड से लगेगी, झारखंड के बाद आपके उड़ीसा से लगेगी, और उड़ीसा के बाद में दक्षिण में लगेगी आपके आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से लगेगी, आंध्र प्रदेश के साथ में तेलंगाना से लगेगी। ठीक है, और उसके बाद अगर हम और इधर चलते हुए आते हैं तो किससे लगेगी? आपकी महाराष्ट्र से लगेगी। कहाँ से लगेगी? आपकी महाराष्ट्र से लगेगी। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो कितने देशों, कितने राज्यों से लगती है? तो 7 स्टेटों से लगती है। कितने स्टेट से लगी? आपकी 7 स्टेट से लगी। और 7 स्टेट की बात करेंगे तो किससे नहीं लगती? तो देखिएगा बिहार से नहीं लग रही। किससे नहीं लग रही? आपके बिहार से नहीं लग रही है। पूरा आपको मैंने डिटेल बता दिया है इस प्रश्न का। ठीक है, तो कहां से नहीं लगेगी? तो बिहार से नहीं लगेगी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर सुपीरियर झील, कौन सा नगर ऐसा है जो सुपीरियर झील पर स्थित है? ठीक है, इस वाले प्रश्न में किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? ठीक है, क्या कह रहे हो सर, और इसको थोड़ा डिटेल में समझा देते हैं? अरे भाई और कितना डिटेल लोगे आप लोग? है ना, इतना तो डिटेल बहुत है। सभी के साथ सीमा स्पर्श कर रही है, देखिएगा। ठीक है, ओवरऑल जितने भी हमारे राज्य लगे हुए हैं यहाँ से सभी के साथ सीमा को स्पर्श कर रही है लगातार। ठीक है, अच्छा, कितने किलोमीटर की सीमा स्पर्श कर रही है, ये प्रश्न पूछ रहे हैं क्या आप लोग कि कितने किलोमीटर है? भाई सब कुछ इसी वीडियो में ले लोगे क्या? ठीक है, चलो भाई बता देते हैं कितने किलोमीटर। अगर हम उत्तर से दक्षिण की ओर चलेंगे तो ये 700 किलोमीटर की सीमा को स्पर्श करती है। ठीक है, और ईस्ट से वेस्ट की ओर चलेंगे तो 435 किलोमीटर की सीमा को स्पर्श करती है। कितने किलोमीटर की सीमा को स्पर्श करती है? तो 435 किलोमीटर की सीमा को स्पर्श करती है। अब तो ठीक है ना, अब तो आ गया ना समझ में अच्छे से, एकदम चकाचक। कोई दिक्कत किसी को? मजा आ रहा है? सिलेक्शन हो जाएगा बिल्कुल एकदम। अभी तो ज्योग्राफी पढ़े, अभी ईवीएस पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे,
इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, सभी के ऊपर चर्चा करेंगे ना अच्छे से। अभी चैप्टर वाइज भी लेके आते हैं और जल्दी से ही आप लोगों को बताते हैं क्या शेड्यूल है हमारा चैप्टर वाइज का। ठीक है, अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर जो है वो सुपीरियर झील के अंतर्गत आता है। तो सुपीरियर झील के अंतर्गत कौन सा नगर आता है? तो देखिएगा, सुपीरियर झील की अगर बात करेंगे तो उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। कहां पर है? आपके उत्तरी अमेरिका, जो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी झील है और आपके दो देशों के साथ सीमा बनाती है, एक तो आपके कनाडा और एक आपके अमेरिका। दो देशों के साथ सीमा बनाती है, कनाडा और अमेरिका। कनाडा के साथ जो सीमा बना रही है वो देखिएगा ओटोरियो, ओंटोरियो के साथ सीमा बना रही है। ये भी देश तो होगा ना। फिर उसके साथ में मिनेसोटा के साथ सीमा बनाती है, ये भी देश होगा आपके सुपीरियर झील से। ठीक है, उसके बाद एक जो सबसे बड़ी जो सीमा बना रही है वो थंडर थंडर रे के साथ सबसे बड़ी सीमा बनाती है। और उसके बाद एक देश है जिसे कहते हैं डूलुट, डूलुट इसके साथ भी सीमा बनाती है। तो किसके साथ सीमा बना रही है ये देखिएगा, तो चार देशों के साथ, यानी कि दो देशों के साथ सीमा बनाती है। कनाडा व अमेरिका के साथ इस सीमा बनाती है और उसमें आपके एक, ठीक है, एक, दो, तीन और चार, सबसे लंबी किसके साथ? तो थंडर रे के साथ। तो थंडर रे के साथ सबसे लंबी सीमा बनाती है आपकी। ठीक है, और यही आपके सबसे लंबी सीमा के बसे हुए आपके शहर भी हैं। ठीक है, इसके किनारे सबसे लंबी सीमा बना रही है। और ये देखिएगा यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, शिकागो कहाँ है? तो शिकागो आपके यूएसए में है। ठीक है, इस बात पे भी आप याद रखिएगा, शिकागो आपके कहाँ पर है? ये भी आपके यूएसए में ही आता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर मूव करेंगे। और अगला प्रश्न पढ़ने से पहले आपको कुछ बातें बताते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर अगर मूव करेंगे तो आप, धन्यवाद है आप लोगों के लिए। तो आप लोग हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिल रहा है और आपने हमारी वीडियो को बहुत अच्छे से वॉच भी किया है। तो सभी लोग अच्छे से वॉच करते रहें, क्योंकि हमें चाहिए है सिलेक्शन। और सिलेक्शन अगर हमारा नहीं होता है तो हमारी पढ़ाई किस काम की है कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं सिर्फ सिलेक्शन के लिए। ठीक है, तो हमें वही पढ़ना है जो आपके पेपरों में आता है, जहां पर हम अच्छी चर्चा कर सकते हैं और अच्छे टाइम पर हम इन चीज़ों को देख सकते हैं। अभी हमारे पेपर में टाइम है, अगर आप इसी शेड्यूल से पढ़ते रहेंगे तो अभी तक हमने आपकी 5th क्लास में यानी कि 100 क्वेश्चनों को आपको करा दिया है। और आप अगर बिलीव कहीं से कहीं तक अगर हमारे ऊपर करते हैं तो आपको ये भी पता होगा कि हमने आपके लिए बहुत सारे प्रश्न पढ़ा दिए हैं। अभी तक 100 क्वेश्चनों की अगर बात करें तो कम से कम हम 2500 क्वेश्चन यहाँ से पढ़ चुके हैं। अगर हम और सभी क्वेश्चनों को मिक्सर करेंगे, वन लाइनर फॉर्मेट में देखेंगे तो यहाँ से हम बहुत सारे प्रश्न भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं हमने। ठीक है, तो इसी बेस का हमारा आपसे सिर्फ इतना कहना है कि आप जब भी हमारी क्लास को 4 बजे ज्वाइन करें तो आप उसको अच्छे से, जो आपकी रिवीजन क्लास है वो आप पढ़ के आए, यानी कि रिवीजन क्लास को पढ़ के आए। अब आप एक काम करिएगा, जैसे हमारा एक वीक कंप्लीट हो जाएगा जिसमें हमने आपको 6 क्लासें दे देंगे। 6 क्लासें यानी कि 120 क्वेश्चन आपको कंप्लीट दे देंगे। कितना क्वेश्चन दे देंगे? 120 क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अगर 120 क्वेश्चन आपको हम कंप्लीट कर देंगे तब आपके कई सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इसके आगे आप कम से कम 1 जीरो तो लगा ही लें, यानी कि क्वेश्चन संख्या हमारे कितने हो गए? 1200। 1200 बेस्ट क्वेश्चन की तैयारी हमने कर ली। 1200 के बाद अभी हम और भी ऊपर चलेंगे और हम उसकी भी क्लास लेंगे लगातार। ठीक है, तो सबसे मस्ट क्या बनता है? हमारा रिवीजन। तो सबसे मस्ट जो हमारी कहानी बन रही है, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हमारी लाइफ का एक पार्ट बन रहा है, रिवीजन। क्या बन रहा है? रिवीजन एक पार्ट बन रहा है। ठीक है, तो लाइफ में सबसे जो जरूरी पार्ट है वो क्या है? आपका रिवीजन। तो रिवीजन अगर नहीं करेंगे तो कैसे चीजों को समझेंगे? तो जरूरी क्या है, जब भी नई क्लास पे हम ज्वाइन होते हैं, यहाँ पर नई क्लास पे जब भी हम ज्वाइन होंगे तो उससे पहले हम क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे उससे पहले? तो उससे पहले हम करेंगे रिवीजन। तभी हमारी क्लास एक अच्छे प्लेटफॉर्म से शुरुआत होती हुई और आप अच्छे बेस पर
हम लोगों के साथ में जुड़ेंगे भी और आपको पता भी चलेगा कि हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, क्या आपके मतलब माइंड में क्या प्रवेश हो रहा है कि हमारे पढ़ाने की प्रक्रिया जो है वो आपको बेहद इंपॉर्टेंट साबित हो रही है। ऐसे कुछ हम करेंगे, लेकिन मैं आपके लिए बता रहा हूं रिवीजन। जैसे R3 हमारे लिए बहुत कारगर होता है। R3 ठीक है, सबसे पहले रीड करिएगा और फिर जरूरी है कि रेगुलर करिएगा। अगर रेगुलरिटी नहीं है तो फिर फायदे ही क्या है हमारे पढ़ने से, ठीक है। और रेगुलरिटी के बाद देखिएगा रिवीजन करिएगा। तो जब भी क्लास को सबसे पहले ज्वाइन करिएगा तो आपको बता दें कि आपको वो नहीं पढ़ना है जो आप कल पढ़े थे, बल्कि आपको वो पढ़ना है जो आप शुरुआत से पढ़े थे, पहली क्लास से पढ़े थे, उन सबका रिवीजन करना है। और संडे को जो आपका वीकली ऑफ जो रहता है उसमें आपको क्या करना है, तो उसमें आपको उन सभी 6 क्लासों का रिवीजन करना है। तो विश्वास रखिएगा कि आपको सभी के सभी क्वेश्चन रट जाएंगे एकदम। जब हम कल की क्लास पढ़ेंगे तो उससे पहले क्या करेंगे कि जो हमने 5 क्लासें पढ़ी हैं उन सब का क्या करेंगे, उन सब का रिवीजन करने के बाद ही हम क्लास में प्रवेश करेंगे। ये बिल्कुल गांठ बांध लीजिएगा। और अगर इस बात को हमने गांठ पे बांध के रखा है और आप नए क्वेश्चनों को भी पढ़े हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। आप एकदम ऑफिसर बनने के लिए, समीक्षा अधिकारी बनने के लिए तैयार रहिएगा, बिल्कुल 100%। ठीक है, अब हम मिलेंगे और आप सभी का हम करते हैं धन्यवाद। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, ओके।